हाय, मैं हूँ खुशी और आइए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ। ब्लैक ईगल ने घूर कर उन सबकी तरफ देखा और बोला, मुझे अपनी बहन की जान बचाने के लिए किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो सामने आ जाए, मैं अभी उसकी सारी तकलीफ दूर कर दूंगा। तभी उन लोगों ने इशिका के हाथ में वो चाकू देखा, लेकिन उनके पास और कोई चॉइस नहीं थी। वो लोग तुरंत इशिका को उठाकर हॉस्पिटल ले गए। श्रेया इस वक्त इतने शौक में थी कि वो कुछ बोल नहीं पाई। कबीर उसे अपने रूम में ले गया और वहीं रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया। नवी बोली, मैं इसके साथ यहीं रुकती हूँ, तुम लोग बाहर पूजा में बैठ जाओ। ब्लैक ईगल बोला, मैं यहाँ रुकता हूँ, आप सब लोगों को बाहर पूजा में होना चाहिए। ब्लैक ईगल को वहाँ छोड़कर बाकी सब लोग बाहर आ गए। जब श्रेया को वापस होश आया तो वो ब्लैक ईगल से बोली, थैंक यू, आज तुम वक्त पर आ गए, वरना पूजा हो गई क्या? ब्लैक ईगल बोला, हाँ, बाहर सब हो चुका है, तुम चिंता मत करो। अगर डॉक्टर ने उसे बचा भी लिया तो भी उसे अब ब्लैक ईगल से कोई नहीं बचा सकता। श्रेया कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी ब्लैक ईगल बोला, मेरी जिंदगी में कभी कोई फैमिली नहीं थी। श्रेया, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं चाहे तुम्हारा कितना ही मजाक उड़ा लूँ, तुमसे कितनी ही बहस कर लूँ, मेरे लिए तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, तुम मेरी फैमिली हो। मेरे होते हुए मैं अपनी छोटी बहन को कभी अनसेफ फील नहीं होने दूंगा। श्रेया की भी कभी कोई फैमिली नहीं थी। ब्लैक ईगल की बात सुनकर उसकी आंखों में पानी आ गया और आज पहली बार श्रेया ने उसे हक कर लिया। तभी कबीर भी वहाँ आ गया। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। उसके बाद बाकी सब लोग अपने अपने घर चले गए। मेन फैमिली के सारे लोग आज रात यहीं पर रुकने वाले थे। कबीर, श्रेया, हर्षवर्धन, नवी, देवेश, आशिमा और वरुण सब लोग साथ में डिनर कर रहे थे। ज्ञान अभी भी कोई न्यूज़ मिलने का वेट कर रहा था। चाहत साइड से बोली, भैया आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो? आई नो आज थोड़ा सैड डे है, लेकिन अगर आप खाना नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। ज्ञान ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बोला, तुम अच्छे से खाओ, मैं भी खा रहा हूँ। श्रेया को भी ज्ञान का बिहेवियर थोड़ा अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग कहीं और ही है। तभी ज्ञान के फ़ोन पर उसके एक गार्ड का मैसेज आया, सर हमें पता चल गया है कि वो रिंग किसकी थी। वो रिंग मिस इशिका की थी। ज्ञान ने रिप्लाई करके पूछा, लेकिन वो रिंग दादाजी के रूम में क्या कर रही थी? सर, सीसीटीवी फुटेज में हमने देखा कि दादाजी की मौत के बाद से कोई बाहर का आदमी उस रूम में नहीं गया, लेकिन इशिका मैम एक बार वापस रूम में ज़रूर गई थी। शायद ये रिंग तभी वहाँ गिर गई होगी। ज्ञान को अभी भी ये सब थोड़ा अटपटा लग रहा था। रात को रूम में आने के बाद श्रेया ने कबीर को सब कुछ बताया। इशिका ने जो कुछ दादाजी के बारे में कहा था, सब कुछ। कबीर का खून खौल गया और वो चिल्लाते हुए बोला, इशिका, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। वो तुरंत हॉस्पिटल चला गया। बाहर कपूर फैमिली के कुछ रिश्तेदार थे। इशिका के डैड भी वहाँ थे। जब उन्होंने गुस्से में बौखलाए कबीर को वहाँ देखा तो तुरंत बोले, कबीर, इस बात का क्या सबूत है कि इशिका श्रेया को मारना चाहती थी? ये भी तो हो सकता है कि श्रेया उसे मारना चाहती हो। लेकिन आज कबीर किसी की बात सुनने के मूड में नहीं था। उसने तुरंत अपनी गन निकाल ली और उन लोगों को घूरते हुए बोला, आज मेरे सामने जो भी आएगा वो जिंदा नहीं बचेगा। मुझे कोई फालतू बकवास नहीं सुननी। वो सब लोग कांप गए और पीछे हट गए। कबीर सीधे अंदर चला गया और इशिका को घूर कर देखा। उसे इस वक्त इशिका से घिन आ रही थी। तभी ज्ञान भी वहाँ आ गया और बोला, डैड, इस वक्त नहीं ज्ञान, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। लेकिन डैड, ज्ञान जानता था कि इस वक्त कबीर बहुत गुस्से में है। इशिका इस वक्त बेहोश वहाँ पड़ी थी। वो तुरंत आगे आ गया और बोला, डैड, वो रिंग जो दादाजी के रूम में मिली थी वो इशिका की थी। जहाँ तक मुझे लग रहा है दादाजी की मौत के पीछे कहीं ना कहीं इसका कोई हाथ है। तभी ये दोबारा सबूत मिटाने रूम में गई होगी। कबीर ने ज्ञान की तरफ देखा और बोला, बिल्कुल सही कहा तुमने, हो सकता है, लेकिन आज इसने जो किया इसने अपनी हद पार कर दी है। बाहर कपूर फैमिली के रिश्तेदारों ने भी ये सुन लिया। इशिका के डैड बाकी रिश्तेदारों के साथ तुरंत अंदर आ गए और बोले, मेरी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम्हारे पास सबूत क्या है? कबीर ने मुड़कर उनकी तरफ देखा और तुरंत उन्हें गोली मार दी। मैंने कहा ना, आज नहीं। ये देखकर बाकी सबकी रूह कांप गई। कबीर, शांत हो जाओ, इशिका इस वक्त होश में नहीं है, उसे होश में तो आ जाने दो। कबीर बोला, डोंट वरी, उसे मैं इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। इसकी मौत इतनी भयानक होगी कि ये खुद कहेगी कि मुझे गोली मार दो। सब लोग कान खोलकर सुन लो, मैं कबीर कपूर हूँ। उस वक्त सब लोगों ने मेरे दादाजी के कत्ल का इल्ज़ाम श्रेया के सिर पर लगा दिया था, ये कहकर कि वो आखिरी बार उनसे मिलने गई थी। लेकिन ये सच नहीं था। उनके कमरे में आखिरी बार इशिका गई थी। रही बात सबूत की, तो मुझे किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। तभी देवेश अंदर आया और बोला, तुम्हें सबूत चाहिए ना, ये रहा सबूत।
उसने उनके सामने एक पेन ड्राइव फेंक दी। ये दादाजी के सीक्रेट सीसीटीवी कैमरा की फुटेज है। इशिका ने चालाकी से बाहर के सारे कैमरास तो बंद कर दिए थे, लेकिन ये सीक्रेट सीसीटीवी कैमरा दादाजी के ड्रॉअर में था। इस कैमरा के बारे में मेरे अलावा शायद और कोई नहीं जानता। मैं जानता हूँ कि दादाजी और मेरे बीच बहुत झगड़े हुए। मैं उनसे नफरत करता था, पर चाहे जो भी हो मेरे दादाजी थे। उनसे ज़्यादा प्यार भी मुझे किसी ने नहीं दिया। मैं जब बहुत छोटा था तब दादाजी ने मुझे सीक्रेट कैमरा के बारे में बताया था। आज दादाजी की बरसी थी और आखिरी वक्त में उनसे मिला तक नहीं था। मैं ये भी नहीं जानता था कि उन्होंने अपने आखिरी दिन कैसे गुजारे। इसलिए सबके सो जाने के बाद मैं उनके रूम में चला गया और इस कैमरे की फुटेज देखने लगा। लेकिन मैंने जो देखा वो, ये कहते हुए देवेश की आंखों में पानी आ गया और वो रो पड़ा। उन लोगों ने तुरंत वो वीडियो देखी और उस वीडियो में ये साफ नजर आ रहा था कि इशिका ने दादाजी को कितनी बेरहमी से मारा। वो उससे भीख मांग रहे थे, लेकिन इशिका ने उनकी एक नहीं सुनी। वो वीडियो देखकर सब लोग एकदम शॉक्ड रह गए। इसे अभी के अभी मार दो, कबीर इसे खत्म कर दो। इतनी बड़ी धोखेबाज। हम सब लोगों को आज खुद पर शर्म आ रही है। हमने ऐसी गिरी हुई लड़की का साथ दिया। मैं खुद अपने हाथों से उसका गला घोट दूंगा। कबीर ने उन सबको रोक दिया और बोला, ये इतनी आसानी से नहीं मर सकती। इसे भी तड़प तड़प कर मरना होगा। इसकी मौत इतनी दर्दनाक होगी कि इसने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगले दिन जैसे ही इशिका को होश आया, वो कपूर फैमिली के बंगले में थी। सब लोग उसे घिनौनी नजरों से देख रहे थे। जैसे ही उसने आंखें खोली, कबीर उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, वेलकम टू द फैमिली इशिका, चलो बाहर गार्डन में चलते हैं। उसके बाद वो अपने आदमियों से बोला, इसे लेकर चलो। इशिका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कबीर उसके साथ इतने आराम से कैसे बात कर सकता है, जबकि वो तो श्रेया को मार देना चाहती थी। तो क्या श्रेया ने इसे कुछ भी नहीं बताया? वो लोग उसे पीछे ले गए। जैसे ही इशिका वहाँ पहुंची, कुछ जंगली कुत्ते उसका इंतजार कर रहे थे। उसके आदमी उसे घसीटते हुए आगे ले गए। इशिका चिल्लाते हुए बोली, कबीर तुम ऐसा नहीं कर सकते। अपनी वाइफ के प्यार में इतने भी अंधे मत हो जाओ। उसके बाद उसने बाकी रिश्तेदारों की तरफ देखा जो वहाँ बस खड़े होकर ये तमाशा देख रहे थे। वो उन सब पर चिल्लाते हुए बोली, सबकी आंखें फूट गई हैं क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा ये क्या कर रहा है? छोड़ो मुझे। लेकिन आज किसी ने उसका साथ नहीं दिया। तुम यही डिजर्व करती हो। कबीर के आदमियों ने तुरंत उसे उन जंगली कुत्तों के आगे फेंक दिया। 10 सेकंड के अंदर उन कुत्तों ने उसे नोच खाया। इशिका दर्द में बुरी तरह चिल्लाने लगी, लेकिन सिर्फ इतना दर्द काफी नहीं था। उन लोगों ने उन कुत्तों को वापस बांध दिया और फिर इशिका को वहीं छोड़ दिया। इशिका दर्द में कराहती रही। किसी ने उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। कुछ ही देर में उस पर चींटियां चढ़ गईं और उसे खाने लगी। वो पागलों की तरह चिल्ला रही थी, लेकिन आज कोई उसका साथ देने वाला नहीं था। श्रेया इतना जरूर जानती थी कि कबीर इशिका को छोड़ेगा नहीं और अब इशिका नहीं बचेगी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि कबीर उसके साथ क्या करने वाला है। कबीर उसे ऐसी चीज़ों से दूर ही रखता था। उस दिन उसने इशिका को ऐसी मौत दी कि वहाँ मौजूद सबकी रूह कांप गई। उसके बाद कपूर फैमिली फिर से यूनाइट हो गई और कबीर फिर से पूरी कपूर इंडस्ट्री का एक लौता मालिक बन गया। उधर ये सब कुछ हुए लगभग 1 महीना हो गया था। अचानक से ही एक दिन श्रेया को देवेश का फ़ोन आया, मैं शादी कर रहा हूँ, तो मेरी शादी में आओगी? तुम्हें आना ही पड़ेगा। श्रेया हैरान होकर बोली, क्या शादी? ऐसे अचानक से? हाँ, कल मेरी शादी है और दुल्हन कौन है तुम उसे बहुत अच्छे से जानती हो। श्रेया तुरंत समझ गई और बोली, आदिति वाह। अगले दिन जब सब लोग शादी में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो शादी बहुत ही सिंपल थी। देवेश ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सिर्फ अपने क्लोज रिलेटिव्स को ही इनवाइट किया था। उन लोगों ने भगवान को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए और अब अदिति ऑफिशियली देवेश की वाइफ बन गई थी। जब वो श्रेया और कबीर के पैर छूने आई तो उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। श्रेया मैम, मैं आपको। श्रेया ने तुरंत उसे हक कर लिया और बोली, अरे अब तो मुझे मैम कहना बंद करो, अब से मैं तुम्हारी भाभी हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऑफकोर्स आशिमा और वरुण भी वहाँ आए थे। वरुण ने धीरे से आशिमा के कान में बोला, क्या सोच रही हो, हम भी दोबारा शादी कर लें? आशिमा ने घूर कर उसकी तरफ देखा और बोली, दोबारा मतलब? हमारी शादी हुई ही कब थी? तुम तो शादी में आए ही नहीं थे। वरुण को अब ये सब सोचकर बहुत गिल्टी फील होता था। उसने सच में आशिमा को दर्द के अलावा कभी कुछ नहीं दिया। उसने अपना सिर झुका लिया और बोला, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया,
लेकिन क्या तुम मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे सकती हो? मेरा वादा है, अगर इसके बाद मैंने कभी भी तुम्हारा दिल दुखाया तो जो तुम कहोगी मैं वो करने को तैयार हूँ। मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा, सिर्फ एक मौका। उसने एक नज़र उठाकर देखा तो आशिमा वहाँ थी ही नहीं। वो मंडप के पास जाकर खड़ी थी। वरुण को लगा वो अभी भी बहुत नाराज है, लेकिन तभी वो अनाउंसमेंट करते हुए बोली, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबके लिए मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। आज सिर्फ देवेश और अदिति की नहीं बल्कि मेरी और वरुण की भी शादी है। सब लोगों ने हैरान होकर आशिमा की तरफ देखा। कबीर बोला, तुम श्योर हो तुम्हें इस छछूंदर से दोबारा शादी करनी है? आशिमा बोली, हाँ, मैं सोच रही हूँ इस बेचारे को एक और मौका दे ही देते हैं। सब लोग ये सुनकर बहुत खुश हो गए। वरुण भाग कर आगे आ गया और बोला, पंडित जी जल्दी रस्में शुरू करो, इससे पहले इस जंगली बिल्ली का मूड दोबारा बदल जाए, हमारी शादी करवा दो। आशिमा बोली, हे अभी तुमने कहा था ना तुम मुझसे लड़ाई नहीं करोगे। सब लोग बुरी तरह हंसने लगे। उसी मंडप में वरुण और आशिमा ने भी दोबारा शादी कर ली। उन लोगों को दोबारा साथ में देखकर सब लोग बहुत खुश थे। आज इन सब बातों को लगभग 30 साल गुजर गए थे। कबीर और श्रेया अब बूढ़े हो चुके थे। कबीर का बिजनेस एम्पायर अब ज्ञान संभाल रहा था और चाहत अब क्यूट और चबी नहीं रह गई थी और ना ही वो पहले जैसी बुद्धू। वो एक बहुत ही तगड़ी बिजनेस वुमन बन गई थी और वो और नवीरा मिलकर अब श्रेया की कंपनी संभाल रहे थे। मिसेस कविता अब इस दुनिया में नहीं रही थी और कपूर फैमिली की मैडम की पोजीशन अब श्रेया संभाल रही थी। लेकिन एक चीज जो आज भी नहीं बदली थी वो था कबीर और श्रेया का प्यार। इतने सालों में उनका रिश्ता पहले से भी मजबूत और गहरा हो गया था। उस खूबसूरत लेक पर वो खूबसूरत सनसेट देखते हुए श्रेया ने कबीर के कंधे पर सर रख लिया और बस चुपचाप वो नज़ारा देखने लगी। ये नज़ारा एकदम वैसा था जैसे कबीर ने कभी इमेजिन किया था। उनके 2 डॉग्स थे और वो लोग फाइनली एक पीसफुल लाइफ जी रहे थे जहाँ सिर्फ और सिर्फ प्यार था। हेलो लवली लिसनर्स, मैं हूँ आपकी आरजे खुशी। श्रेया और कबीर की इस खूबसूरत कहानी लव कॉन्ट्रैक्ट को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं ना, कहानियाँ खत्म नहीं होती, बस रास्ते बदल जाते हैं। इसीलिए इस कहानी के बाद चलिए मेरे साथ एक नई कहानी के सफर पर और सुनिए ये रिश्ता कैसा है। तो आइए सुनते हैं इस कहानी की एक झलक। शादी से एक रात पहले जब टीना ने अपने मंगेतर प्रणव को रंगे हाथ पकड़ा तो वो टूट गई। सच पता चलने के बाद भी वो अगले दिन उसका मैरिज ब्यूरो के बाहर इंतजार कर रही थी। प्रणव के ना आने पर टीना ने शादी तो की, मगर एक ऐसे शख्स से जिसे वो जानती तक नहीं थी। आखिर किस मजबूरी के चलते फेमस मॉडल टीना ने की एक अजनबी से शादी? क्या होगा इस अनजान रिश्ते का अंजाम? और सच जानने के बाद क्या करेगा प्रणव? इन सब सवालों के जवाब अभी जानने के लिए क्लिक प्ले नाउ और मेरे साथ सुनिए ये रिश्ता कैसा है।